Hi everyone, welcome. Today we will do chapter 3 Synthetic Fibers and Plastics book exercise and question answers. So let's we start. Question number first, explain why some fibers are called synthetic fibers. हमें एक्सप्लेन करना है कि हम कुछ फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर्स क्यों कहते हैं. आंसर, there are some fibers that are prepared by man by using chemicals. These are called synthetic fibers. यहाँ कुछ फाइबर्स होते हैं जिनको मैन मीन्स ह्यूमन बींग्स प्रिपेयर करते हैं केमिकल्स का यूज़ करके. ऐसे फाइबर्स को हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं. These are made of small units that join together to form long chains. ये होते हैं जो छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स होती हैं उनसे आपस में जॉइंट करके एक लॉन्ग चेन फॉर्मेट करते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स आर रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, आर्क्लिक एक्सेट्रा. ये सभी सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, मार्क द करेक्ट आंसर्स. यहाँ आपको एक करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन दिए हुए, तो इसमें से करेक्ट आंसर्स को आपको मार्क करना है. रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज इट हैज़ अ सिल्क लाइक अपीयरेंस. बी, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प. सी, इट्स फाइबर्स कैन ऑल्सो बी वूवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर्स. तो आंसर इज रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प. रेयॉन सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट होता है क्योंकि उसे हम वुड पल्प से ऑब्टेन करते हैं. वुड पल्प आपका एक नेचुरल सब्सटेंस है. रेयॉन आपका फर्स्ट ऐसा सिंथेटिक फाइबर्स है जिसको प्रिपेयर करने में हम नेचुरल सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स. यहाँ पर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन है, ये फिलअप आपको फिल करने हैं. तो हम डायरेक्ट आंसर्स पे चलते हैं. फर्स्ट, ए, सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल और मैन मेड फाइबर. जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उन्हें हम आर्टिफिशियल और मैन मेड फाइबर्स भी कहते हैं. बी, सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसिसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स कॉल्ड पेट्रोकेमिकल. जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनको बनाने के लिए हम कुछ रॉ मटेरियल्स का यूज़ करते हैं जिन्हें हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं. सी, सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज आल्सो अ पॉलीमर. जैसे कि सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक भी पॉलीमर होते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स भी प्लास्टिक के जैसे ही पॉलीमर होते हैं क्योंकि ये भी जो सेम स्मॉल यूनिट से लॉन्ग चेन में फॉर्मेशन से बनते हैं. नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, गिव एग्जांपल्स विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. यहाँ पे हमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स देने हैं जो हमें इंडिकेट करें कि नायलॉन फाइबर जो होता है बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फाइबर है. आंसर, nylon fibers are very strong. It is used for making ropes, used for climbing rocks, and for making parachutes. Their usage shows that nylon fibers have high tensile strength. तो देखिए, नायलॉन फाइबर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है क्योंकि इसका यूज़ हम क्या करते हैं, रोप्स बनाने में, फॉर क्लाइंबिंग रॉक्स. जो माउंटेन्स क्लाइंबिंग रोप्स होती हैं उनको बनाने में नायलॉन फाइबर्स का यूज़ किया जाता है. पैराशूट्स बनाने में नायलॉन फाइबर्स का यूज़ किया जाता है. तो नायलॉन फाइबर के ये जो यूजेज होते हैं रोप बनाने में और पैराशूट बनाने में, ये इंडिकेट करते हैं कि नायलॉन फाइबर क्या है, हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसकी, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है. क्लियर. नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड. जो प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं उन्हीं को हम फूड स्टोर करने में क्यों मेनली उनका यूज़ किया जाता है. तो आंसर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक प्लास्टिक्स फेवरेबल फॉर स्टोरिंग फूड आइटम्स. यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लास्टिक्स के जो प्लास्टिक को फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए सबसे पसंदीदा बनाता है लोगों का. फर्स्ट आता है आपका लाइट वेटेड, इस वेट में हल्का होता है. सेकंड, लोअर प्राइजेस, ये मेटल के कंपैरिजन में काफ़ी चीप होता है. नेक्स्ट, थर्ड है आपका गुड स्ट्रेंथ, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है काफ़ी अच्छी होती है प्लास्टिक की कंपैरिजन मेटल.
एंड फोर्थ है इजी हैंडलिंग, और इसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यहाँ पर हमें थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में डिफरेंस बताने हैं। तो आंसर है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। यहाँ 2 टाइप्स की प्लास्टिक्स होती हैं, एक है आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक। तो इन द गिवन टेबल यहाँ पर हमने एक डिफरेंसेस की टेबल मेक की है। तो यहाँ पर फर्स्ट है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, सेकंड कॉलम में आपका थर्मोप्लास्टिक। तो फर्स्ट में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी बेंट इजीली, इट मे ब्रेक व्हेन फोर्स बेंड। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है उसको हम इजीली बेंट नहीं कर सकते हैं, और जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये ब्रेक हो जाती है। और वाइल जो थर्मो आपकी प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक कैन बी बेंट इजीली, इसको हम इजीली बेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, दस इट कैन नॉट बी रीशेप्ड वंस मोल्डेड। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है इनको जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो इसको हम किसी भी शेप में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सॉफ्ट नहीं होती हीट प्रोवाइड कराने पर, तो इसलिए इसको हम किसी भी अदर शेप में मोल्ड नहीं कर सकते हैं। इसको केवल एक बार ही मोल्ड कर सकते हैं हम, और दोबारा इसको अगेन हम रीमोल्ड नहीं कर सकते हैं। वाइल जो आपकी थर्मोप्लास्टिक होती है, थर्मोप्लास्टिक कैन बी सॉफ्टन इजीली बाय हीटिंग, दस इट कैन बी रीशेप्ड। जो थर्मोप्लास्टिक होती है वो इजीली सॉफ्ट हो जाती है, जैसे हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो इजीली सॉफ्ट हो जाती है और मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे हम उसको दोबारा से रीशेप्ड कर सकते हैं, अगेन मोल्ड कर सकते हैं किसी भी शेप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ये हमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पर, हमें ये बताना है कि इनको बनाने में हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का ही क्यों यूज़ करते हैं। ए है आपका सॉसपैन हैंडल्स, एंड बी है इलेक्ट्रिक प्लग स्विचेस प्लग बोर्ड्स। ये इन दोनों को बनाने में हम थर्मोसेटिक प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, बट वाई, ये हमें यहाँ पे आंसर देना है। तो आंसर है ए, सॉसपैन हैंडल्स आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स बिकॉज these plastics do not get softened on heating. Also thermosetting plastics such as a bakelite are poor conductor of heat. जो सॉसपैन हैंडल्स होते हैं इनको बनाने में हम थर्मोप्लास्टिक का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है वो हमारी इजीली सॉफ्ट नहीं होती है, जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो इजीली सॉफ्ट नहीं होती है। इसलिए जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जैसे बैकेलाइट है ये हीट की पुअर कंडक्टर भी होती हैं, इसलिए हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ही यूज़ करते हैं सॉसपैन के हैंडल्स या अदर यूटेंसिल्स जो भी हम किचन में यूज़ करते हैं उनके हैंडल्स को बनाने में। नेक्स्ट है आपका बी, thermosetting plastics such as a bakelite are the poor conductor of the heat and electricity, therefore they are used for making electric plugs, switches, plug boards etc. जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है ये बैकेलाइट, ये पुअर कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसलिए ये पुअर कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी की भी होती है, इलेक्ट्रिसिटी की भी होती है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सच एज बैकेलाइट पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की और हीट की, तो इसलिए इसका यूज़ हम इलेक्ट्रिक प्लग्स और स्विच बोर्ड्स और प्लग बोर्ड्स वगैरह बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कैटेगराइज्ड द मटेरियल्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। यहाँ पर हमें कुछ मटेरियल्स के नेम दिए हुए हैं, उनको हमें कैटेगराइज करना है कि उनमें से कौन से रिसाइकल हो सकते हैं और कौन से रिसाइकल नहीं हो सकते हैं। तो ये सभी इनके नेम हैं। तो यहाँ एक टेबल क्रिएट की हमने आंसर्स में, हमने इसमें 2 कॉलम्स डिवाइडेड की है, कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड सेकेंड है आपका कैन बी रिसाइकल्ड। तो देखिए टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, कुकर हैंडल्स, इलेक्ट्रिक स्विचेस, ये जो आपके मटेरियल्स हैं, दीज मटेरियल्स आर कैन नॉट बी रिसाइकल्ड अगेन, but plastic toys, plastic chairs, carry bags, plastic covering on electric wires, ball point pens, plastic balls, these materials are can be recycled again. तो ये सारे मटेरियल्स आप दोबारा से रिसाइकल कर सकते हो,
वाइल ये जो आपके मटेरियल्स है, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, कुकर हैंडल्स, ये आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के होते हैं, तो आप इनको दोबारा से रिसाइकल। Question number 9. Rana wants to buy shirts for summer. Should he buy cotton shirts or shirts made from synthetic materials? Advise Rana giving your reason. जो राना, एक मिस्टर राना हैं, वो एक शर्ट बाय करना चाहते हैं समर्स के लिए, तो शुड बी ही बाय कॉटन शर्ट्स और शर्ट्स फॉर मेड्स फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। तो उनको कैसी शर्ट बाय करनी चाहिए, कॉटन फाइबर से बनी हुई शर्ट या सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई शर्ट बाय करनी चाहिए। यहाँ पर हमें मिस्टर राना को एडवाइस करना है और साथ में एक रीज़न भी देना है कि क्यों। क्लियर? तो आंसर है आपका, हेयर आंसर, Rana should buy shirts made from cotton. This is because cotton is a good absorber of water. It can soak the sweat coming out of the body and expose it to the environment. Thus, it helps in evaporating the liquid sweat, thereby cooling our body. तो राना को, जो मिस्टर राना हैं, उन्हें कॉटन की शर्ट बाय करनी चाहिए, क्योंकि कॉटन जो हमारे फाइबर होता है वो गुड एब्जॉर्बर होता है वाटर का। तो जितना भी हमारी बॉडी से स्वेट आता है वो क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके इजीली उसको एनवायरनमेंट में इवेपोरेट कर देता है। इस तरीके से जो कॉटन होते हैं वो हमारी बॉडी से स्वेट को एब्जॉर्ब करके और इवेपोरेट करके हमारी बॉडी को कूल रखता है। क्लियर? तो इसलिए हमें समर्स में कॉटन शर्ट्स वियर करनी चाहिए। तो इसलिए हम मिस्टर राना को एडवाइस करते हैं कि वो कॉटन शर्ट बाय करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. गिव एग्जांपल्स टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन करोसिव इन नेचर. तो यहाँ पर हमें एग्जांपल्स देने हैं कि जो हमारी प्लास्टिक है वो नेचर में नॉन करोसिव है, मीन्स उसमें कभी भी जंग नहीं लगती है, उसमें कभी भी कोरोजन प्रोसेस नहीं होता है प्लास्टिक में। तो आंसर इज plastics are not corroded even if they come in contact with strong chemicals. This is because of their non-reactive nature with most material. तो जो प्लास्टिक है हमारी नॉन करोडेड होती है, ये किसी भी स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स के कांटेक्ट में भी आने पर ये रिएक्टिव नहीं होती है, क्योंकि इसका जो नेचर होता है प्लास्टिक का, ये नॉन रिएक्टिव नेचर होता है और ये किसी भी मटेरियल्स या किसी भी केमिकल्स के साथ रिएक्शन नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, द क्लींजिंग केमिकल्स दैट वी यूज एट होम आर स्टोर इन प्लास्टिक बोटल्स इंस्टेड ऑफ मेटल कंटेनर। तो एग्जाम्पल्स के लिए यहाँ पे लिया है, जितने भी हम क्लींजिंग केमिकल्स यूज़ करते हैं, जो हम हाउस क्लीनिंग में जो मटेरियल्स यूज़ करते हैं, लाइक आपके एसिड है, आपका हार्पिक है, ये सभी जो केमिकल्स होते हैं ये आपके प्लास्टिक बोटल्स में स्टोर्ड होकर आते हैं इंस्टेड ऑफ किसी भी मेटल कंटेनर में। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। शुड द हैंडल एंड ब्रिस्टल्स ऑफ अ टूथब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल? एक्सप्लेन योर आंसर। तो क्या जो हमारे ब्रश के जो हैंडल और ब्रिस्टल्स होते हैं वो हमें सेम मटेरियल्स के बनाने चाहिए, सेम प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ करना चाहिए उन दोनों को बनाने में? अपने आंसर में एक्सप्लेन करना है। तो हेयर आंसर इज नो, द हैंडल एंड ब्रिस्टल्स ऑफ अ टूथ ब्रश शुड बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. The handle of a toothbrush should be hard and strong while the bristles should be soft and flexible. नहीं, हमको हैंडल और ब्रिस्टल्स टूथब्रश के दोनों सेम मटेरियल के नहीं बनाने चाहिए, ये डिफरेंट मटेरियल्स के बनाने चाहिए, क्योंकि जो हमारा टूथब्रश जो होता है वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और जबकि उसके जो ब्रिस्टल्स होते हैं, जो उसके ऊपर हेयर्स होते हैं, वो सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. Avoid plastics as far as possible. Comment on this advice. तो यहाँ पर हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए जितना भी पॉसिबल हो सके, तो ये हमें एडवाइस करना है। तो हेयर आंसर इज प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. वंस इंट्रोड्यूस इनटू द एनवायरनमेंट दे टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज. जो प्लास्टिक है हमारी नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, जब एक बार ये एनवायरनमेंट में अगर डिस्पोज हो जाती है तो इसको डिकम्पोज होने में काफ़ी ईयर्स लग जाते हैं, सेवरल ईयर्स लगते हैं इसको डिकम्पोज होने में.
Plastic add to the environment pollution. They cannot be burnt as when burnt they release poisonous gases. प्लास्टिक क्या होती है, एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन करती है. दे कैन नॉट बी बर्नड व्हेन बर्नड दे रिलीज पॉइजनस गैस. इसको हम बर्न भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब भी हम इसको बर्न करते हैं तो ये पॉइजनस गैसेस रिलीज करती है. प्लास्टिक बैग्स थ्रोन इन द गार्बेज डंप एंड सेलोड बाय द एनिमल्स लाइक काउज. अगर हम प्लास्टिक बैग्स को ऐसे ही गार्बेज में डंप कर देते हैं तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये इनको सॉलो कर लेते हैं और ये जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को चॉक कर देते हैं जिससे उनकी इवन डेथ भी हो जाती है. तो दीज प्लास्टिक बैग्स चॉक देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कैन इवन प्रूव फैटल. Therefore, we should avoid plastic as far as possible. इसलिए हमें जितना हो सके उतना हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. मैच द टर्म्स ऑफ कॉलम ए एंड कॉलम बी. यहाँ पे आपको गिविंग मैचिंग है जिसको मैच करना है. तो हेयर आंसर्स ए और बी कॉलम्स हैं आपके. फर्स्ट पॉलिस्टर. पॉलिस्टर को हम मैच करते हैं. फैब्रिक डू नॉट रिंकल इजीली, क्योंकि पॉलिस्टर एक ऐसा फैब्रिक होता है जिस पर रिंकल्स नहीं आते हैं इजीली. सेकंड टेफ्लॉन. टेफ्लॉन यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर. टेफ्लॉन का यूज़ हम, टेफ्लॉन आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, उसका ही एग्जाम्पल है जिसका यूज़ हम नॉन स्टिक कुकवेयर्स होते हैं, जितने भी हमारे किचन में नॉन स्टिक पैन्स होते हैं उनको बनाने में किया जाता है. रेयन. रेयन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प. रेयन का यूज़, रेयन को जो हम प्रिपेयर करते हैं वो वुड पल्प का यूज़ करके करते हैं. नेक्स्ट है आपका नायलॉन. नायलॉन यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट एंड स्टॉकिंग्स. नायलॉन का यूज़ हम पैराशूट और स्टॉकिंग्स बनाने में किया जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. कमेंट. जो हम सिंथेटिक फाइबर्स को मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो हमारी जो फॉरेस्ट है उसको कंजर्व करने में, उसको सेव करने में हमारी हेल्प करता है. कमेंट. Raw materials for natural fibers are mainly derived from plants and this means cutting a lot of trees. This leads to deforestation, but raw materials of the synthetic materials are mainly petrochemicals. Hence, manufacturing the synthetic fibers help in the conservation of forest. देखिए, जितने भी नेचुरल फाइबर्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है ये सभी रॉ मटेरियल्स हमें प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं. तो इनके लिए काफ़ी सारे हमें प्लांट्स को या ट्रीज़ को हमें कटिंग डाउन करना पड़ता है और ये क्या होता है, किसका लीड बनते हैं, डिफॉरेस्टेशन का लीड बनते हैं. बट जब हम सिंथेटिक फाइबर्स को बनाते हैं तो उसमें हमें किसी भी रॉ मटेरियल का यूज़ नहीं करना पड़ता है क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स को प्रिपेयर करने में हमें पेट्रोकेमिकल्स की नीड होती है. तो इसलिए हम सिंथेटिक फाइबर्स की हेल्प से फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. Describe an activity to show that thermoplastic is a poor conductor of the electricity. यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी के थ्रू डिस्क्राइब करना है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की. तो आंसर, वी विल डिज़ाइन अ सर्किट टू सी दैट थर्मोप्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पर हम एक सर्किट डिज़ाइन करेंगे जिसमें हम शो करेंगे कि थर्मोप्लास्टिक एक पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की. वी नीड अ बल्ब, some wires, a battery, a piece of metal and a plastic pipes. Set up the circuit first with the metal and then with the plastic pipe. After you switch on the current, you will observe that the bulb glows in the former case. In the latter case, the bulb does not glow. Hence, the plastic pipe is shown to be a poor conductor of electricity. तो यहाँ पर इस तरीके से हमें इसमें क्या क्या चाहिए, इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको सबसे पहले एक बल्ब चाहिए, कुछ वायर्स चाहिए, बैटरी चाहिए और एक पीस ऑफ मेटल चाहिए. कोई भी मेटल पीस ले सकते हैं आप, लाइक आप सेफ्टी पिन का भी यूज़ कर सकते हैं. और एक आपको प्लास्टिक पाइप चाहिए. फिर आपको जो फिगर में आपको गिवन फिगर है, यहाँ पर फिगर में शो किया गया है, इस तरीके से इन सबका अरेंजमेंट करना है. और फिर आप ऑब्जर्व करोगे कि देखिए यहाँ पर हमने बल्ब को अटैच किया है वायर से अटैच करने के बाद वहाँ पर हमने एक स्विच अटैच कर दिया है और जो फर्स्ट फिगर है उसमें हमने मेटल
जो पीस लिया है उससे वायर को अटैच कर दिया है, और सेकंड फिगर में हमने थर्मोप्लास्टिक का जो पीस है उससे वायर को अटैच कर दिया है। और जब हम जैसे ही दोनों में अगर हम स्विच ऑन करके देखते हैं तो क्या होता है, जो मेटल जहाँ पर अटैच्ड है वहाँ पर तो बल्ब ग्लो करता है, वाइल जहाँ हमने प्लास्टिक पाइप को अटैच किया है, थर्मोप्लास्टिक को अटैच किया है, वहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं करता है। तो थ्रू दिस एक्टिविटी दिस इज प्रूव्ड दैट थर्मोप्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस एक्टिविटी से ये प्रूव्ड हो जाता है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आप सिंगल बल्ब और वायर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट आप पहले वायर को मेटल से टच करके और अदर वायर से आप उसको टच करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि बल्ब ग्लो कर जाएगा। फिर मेटल पीस को रिमूव करके आप उस जगह प्लास्टिक का पीस ले सकते हैं और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि बल्ब ग्लो नहीं करता है। तो इस दोनों एक्टिविटीज़ के फ्लो डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने हैं, ये नेसेसरी है, और इस एक्टिविटीज़ को आपको ड्रॉ करके देखना है और एक बार आपको इसको यूज़ करके भी देखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये सभी क्वेश्चन आंसर्स आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स. For more study or this type video, please like and subscribe my channel. Bye bye. Take care all of you. Stay